नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बी.कॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखिका अनीता गांगुली है और यह कहानी गद्य पुष्प पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा वृत्तांत का सारांश। अनीता गांगुली जी द्वारा रचित केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें वह अपने अनुभवों के माध्यम से पाठकों को उत्तराखंड के धार्मिक स्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक अनुभूतियों का समग्र चित्रण करती है। इस यात्रा की शुरुआत लेखिका ने देहरादून से की थी, जहां से गढ़वाल विकास मंडल निगम की बस से उनका रुख केदारनाथ की ओर हुआ। यात्रा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद वे समय पर बस में बैठ पाईं और ऋषिकेश से उनकी यात्रा शुरू हुई। गढ़वाल के 4 धामों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के अतिरिक्त गंगोत्री और यमुनोत्री भी आते हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारतीय परंपरा में अनन्य है। लेखिका जी ने पहली बार कोडियाल में बस रोकी, जहां उन्होंने गंगा के किनारे थोड़ी देर विश्राम किया। वहां की ठंडी और शांत गंगा के दर्शन ने उनके मन को शांति और ताजगी से भर दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां कम एज ए गेस्ट, गो एज ए फ्रेंड जैसे शब्द अंकित थे, जो अतिथि सत्कार के उस पर्वतीय क्षेत्र की परंपरा को दर्शाते हैं। इसके बाद लेखिका जी की यात्रा देवप्रयाग तक पहुंची, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। यह संगम स्थान एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है और साथ ही यहां रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। लेखिका जी ने इस स्थल की सांस्कृतिक और पौराणिक महत्ता को अनुभव किया और वहां थोड़ी देर ठहरने के बाद आगे बढ़ चली। अलकनंदा के किनारे से होते हुए वे रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यहां रुद्रनाथ का एक मंदिर भी है, जिसे देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे यात्रा में चंद्रपुरी और गुप्तकाशी जैसे स्थान आते हैं। चंद्रपुरी में भोजन के उपरांत वे गुप्तकाशी पहुंची, जहां उन्होंने पांडवों के पौराणिक महत्व के संदर्भों का उल्लेख किया। इसी क्षेत्र में भगवान शिव ने पांडवों से छुपकर रहने का प्रयास किया था। लेखिका जी ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों को देखा और महसूस किया कि यह क्षेत्र भारतीय पौराणिक गाथाओं का साक्षी है। इसके बाद वे सोनप्रयाग पहुंची, जहां सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ उन्होंने अपने पांव को नदी के जल में डुबोया और थोड़ी देर विश्राम किया। सोनप्रयाग की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के घने जंगल ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत लेखिका जी गौरीकुंड पहुंची, जहां से केदारनाथ तक की यात्रा पैदल ही करनी थी। गौरीकुंड में तप्तकुंड का अनुभव लेखिका के लिए विशेष था, जहां उन्होंने स्नान किया और केदारनाथ के दर्शन के लिए तैयारी की। यहां से उनकी 14 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू हुई। रास्ते में लेखिका जी ने विविध प्रकार के यात्रियों से परिचय पाया और कई तरह के दृश्यों का आनंद लिया। यह यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य और कठिनाइयों से भरी थी, जहां एक ओर ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर गहरी खाइयां थी। रास्ते में रामबाड़ा नामक स्थान पर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। यहां से केदारनाथ की ओर वास्तविक चढ़ाई शुरू होती है, जो अत्यंत कठिन थी। लेखिका जी ने झरनों के ठंडे जल का स्वाद लिया और उसकी शीतलता का अनुभव किया। रास्ते में कई जगहों पर ग्लेशियर दिखाई दिए, जिन पर चलते हुए उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। यह यात्रा लेखिका के लिए चुनौतीपूर्ण थी, परंतु उन्होंने इस यात्रा का हर क्षण संजोया और प्रकृति की विविधता का भरपूर आनंद लिया। इस यात्रा में लेखिका जी को अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त हुए। केदारनाथ पहुंचते पहुंचते मौसम ने अचानक करवट ली। बादलों और ओलों की बरसात ने उन्हें
और भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया। इस यात्रा में ठंड और मौसम की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का संकल्प बनाए रखा। आखिरकार मंदिर से आती भजन की आवाज ने उन्हें उत्साहित किया और वे किसी तरह केदारनाथ के पास पहुंच पाईं। अगले दिन सुबह उन्होंने केदारनाथ की मनमोहकता का अनुभव किया। बर्फ से ढके पहाड़, साफ और ठंडी हवा और मंदिर के आसपास की अद्वितीय शांति ने उनके मन को मोह लिया। वहां का नजारा अत्यधिक सुंदर और दिव्य था, जहां मंदिर के दोनों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। उनके मन में वहां से विदा होने की उदासी थी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद उन्हें वहां के दर्शन मिले और वे वहां की अद्वितीय सुंदरता में खो गईं। केदारनाथ के बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव बद्रीनाथ था। वापस गौरीकुंड लौटने के बाद वे बद्रीनाथ के लिए रवाना हुईं। बस में बैठकर लौटते वक्त उनका मन इस अद्भुत यात्रा के अनुभवों से भर चुका था। उन्होंने रास्ते के हर दृश्य को अपने मन में बसा लेने का प्रयास किया। हिमालय की विशालता, ऊंचे ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां सभी मिलकर उन्हें प्रकृति की भव्यता और सौंदर्य का अनुभव करा रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे छोड़ने का उनका मन नहीं था। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका जी ने उत्तराखंड के इस पवित्र स्थल की यात्रा का विस्तृत चित्रण किया है। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों, गहरी घाटियों और पवित्र नदियों के संगम के इस अनुभव ने उन्हें आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता से भर दिया। इस यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक कथाएं और धार्मिक स्थलों का अद्वितीय मिश्रण था, जो किसी भी पाठक को आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की महत्ता का अनुभव कराता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की लेखिका कौन है? उत्तर: डॉक्टर अनीता गांगुली। प्रश्न: लेखिका ने इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? उत्तर: देहरादून से। प्रश्न: ऋषिकेश से लेखिका की यात्रा कहाँ के लिए शुरू हुई थी? उत्तर: बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। प्रश्न: पहला पड़ाव कोडियाल में लेखिका ने क्या देखा? उत्तर: गंगा के किनारे एक पत्थर पर कम एज ए गेस्ट, गो एज ए फ्रेंड लिखा हुआ देखा। प्रश्न: देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है? उत्तर: भागीरथी और अलकनंदा का संगम। प्रश्न: रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? उत्तर: मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। प्रश्न: गुप्तकाशी में लेखिका ने कौन से पौराणिक संदर्भ का उल्लेख किया? उत्तर: भगवान शिव पांडवों से छुपे थे। प्रश्न: सोनप्रयाग में लेखिका ने क्या किया? उत्तर: उन्होंने नदी के जल में अपने पांव डुबोकर विश्राम किया। प्रश्न: गौरीकुंड में कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है? उत्तर: तप्तकुंड, जहां स्नान करके केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। प्रश्न: गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी कितनी है? उत्तर: 14 किलोमीटर। प्रश्न: केदारनाथ की यात्रा के दौरान रामबाड़ा स्थान पर लेखिका ने क्या किया? उत्तर: भोजन और विश्राम किया। प्रश्न: लेखिका ने किस जगह से केदारनाथ की कठिन चढ़ाई की शुरुआत की? उत्तर: रामबाड़ा से। प्रश्न: केदारनाथ के रास्ते में किस तरह का प्राकृतिक दृश्य था? उत्तर: ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और झरने। प्रश्न: रामबाड़ा के बाद यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था? उत्तर: रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक की चढ़ाई। प्रश्न: लेखिका ने यात्रा के दौरान ठंड से बचने के लिए क्या छोड़ा था? उत्तर: अपना शाल और स्वेटर। प्रश्न: केदारनाथ पहुंचते समय लेखिका ने कौन सी आवाज सुनी जो उन्हें उत्साहित कर गई? उत्तर: मंदिर से आती हुई भजन की आवाज। प्रश्न: केदारनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उत्तर: 11,075 फीट। प्रश्न:
केदारनाथ मंदिर के दोनों ओर लेखिका ने क्या देखा? उत्तर 10 से 10 फीट की बर्फ की चट्टानें। प्रश्न, केदारनाथ यात्रा के बाद लेखिका कहाँ लौटने का विचार कर रही थीं? उत्तर, गौरीकुंड लौटने का। प्रश्न, लेखिका ने इस यात्रा में किन प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया? उत्तर, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, यात्रा वृत्तांत के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, कम एज ए गेस्ट, गो एज ए फ्रेंड। प्रसंग, यह पंक्ति लेखिका की उस यात्रा का हिस्सा है जब उन्होंने गढ़वाल के कोडियाल में गंगा के किनारे विश्राम किया। वहां एक पत्थर पर यह पंक्ति लिखी थी जो उन्हें बहुत आकर्षक लगी और इसने उन्हें स्थानीय परंपरा के प्रति गहरे आत्मीयता से भर दिया। संदर्भ, यह पंक्ति लेखिका अनीता गांगुली के यात्रा वृत्तांत केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा से ली गई है, जो गद्य पुष्प पाठ्य पुस्तक में संकलित है। व्याख्या, लेखिका गढ़वाल में अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों के प्राकृतिक दृश्य और लोक संस्कृति को महसूस कर रही थी। गंगा के किनारे कोडियाल नामक स्थान पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर अंग्रेजी में कम एज ए गेस्ट, गो एज ए फ्रेंड लिखा हुआ था। इस वाक्यांश का अर्थ है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति एक मेहमान की तरह आता है, लेकिन जब वह इस स्थान का सौंदर्य और आत्मीयता अनुभव करता है तो एक मित्र बनकर लौटता है। यह पंक्ति स्थानीय लोगों की उदारता और उनकी संस्कृति के आत्मीय भावों को दर्शाती है। लेखिका इस पंक्ति से बहुत प्रभावित हुईं और उन्हें लगा कि गढ़वाल के इस हिस्से की अतिथि सत्कार की परंपरा यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह गढ़वाल के लोगों की मेहमानवाजी की भावना को संक्षेप में व्यक्त करती है। यह वाक्य न केवल लेखिका को बल्कि सभी पाठकों को गढ़वाल के स्नेहपूर्ण आतिथ्य की भावना से अवगत कराता है। इस प्रकार यह यात्रा का एक ऐसा सुंदर और यादगार क्षण बन जाता है जो लेखिका को गढ़वाल के लोगों की उदारता और मित्रता का अनुभव कराता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषता है। 2. पंक्ति, गाइड ने कहा, यह व्यास गुफा से निकलने वाली नद्यार नदी है जो गंगा में मिल रही है। प्रसंग, यह पंक्ति उस समय की है जब लेखिका अपनी यात्रा में कोडियाल के पास गंगा नदी के साथ चल रही थी और गाइड ने उन्हें एक नदी का परिचय दिया जो व्यास गुफा से निकलती है और गंगा में मिलती है। संदर्भ, यह पंक्ति लेखिका अनीता गांगुली के यात्रा वृत्तांत केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा से ली गई है, जो गद्य पुष्प पाठ्य पुस्तक में संकलित है। व्याख्या, इस यात्रा में लेखिका को एक गाइड मिला जिसने उन्हें विभिन्न स्थलों और नदियों के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में गाइड ने उन्हें व्यास गुफा से निकलने वाली नदी के बारे में बताया जो गंगा में मिलती है। व्यास गुफा का पौराणिक महत्व है, जहां महाभारत की रचना की गई थी। यह दृश्य लेखिका के लिए अत्यधिक रुचिकर और विशेष था, क्योंकि यहाँ वे भारतीय सांस्कृतिक और पौराणिक गाथाओं से जुड़ी एक स्थल का प्रत्यक्ष अनुभव कर रही थी। इस नदी को गंगा में मिलते देखना उनके लिए एक ऐतिहासिक अनुभव था। विशेषता, यह पंक्ति भारतीय पौराणिक स्थलों की महत्ता और उनकी धार्मिक महत्ता को बताने में सहायक है। इस पंक्ति में गंगा के संगम का वह भावनात्मक आकर्षण झलकता है जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गहरे तक बसा हुआ है। यह पंक्ति पाठकों को भी हमारे धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था और सम्मान के भाव से जोड़ती है। 3. पंक्ति, यहाँ से चौखंभा दिखा, यानी कि 4 खंभे एक साथ खड़े हैं। ऐसा पहाड़ और मेरु पर्वत की श्रृंखला भी जहाँ से भागीरथी उतर रही थी। प्रसंग, यह पंक्ति गुप्तकाशी की यात्रा के दौरान की है जब लेखिका को चौखंभा और मेरु पर्वत के दर्शन हुए।
लेखिका ने हिमालय की इस अद्भुत दृश्यावली का विस्तृत वर्णन किया है। संदर्भ: यह पंक्ति लेखिका अनीता गांगुली के यात्रा वृत्तांत केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा से ली गई है, जो गद्य पुष्प पाठ्य पुस्तक में संकलित है। व्याख्या: गुप्तकाशी के पास से लेखिका को हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चौखंभा श्रृंखला के दर्शन हुए, जिसे देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 4 खंभे एक साथ खड़े हों। मेरु पर्वत की यह श्रृंखला प्राकृतिक भव्यता का प्रतीक है। इस दृश्य में वे भागीरथी नदी को भी देख पा रही थी, जो इन पर्वतों से नीचे उतर रही थी। यह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था और उन्होंने इसे अपने शब्दों में सजीव किया। हिमालय का यह विशाल स्वरूप उनकी यात्रा का एक विशेष अनुभव था। विशेषता: इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह हिमालय की भव्यता और उसकी सौंदर्यात्मक महत्ता को प्रकट करती है। इस यात्रा में लेखिका का हिमालय के प्रति प्रेम और आस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह पंक्ति पाठकों को हिमालय की दिव्यता और उसकी अनुपम छटा का अनुभव कराती है। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा वृत्तांत के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। एक लेखिका डॉक्टर अनीता गांगुली इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य पात्र और लेखक हैं, जो यात्रा की शुरुआत देहरादून से करती हैं और कई प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अनुभव करती हैं। लेखिका का चरित्र यात्रा में विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, जहां वे अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का परिचय देती हैं। वे कठिनाई के समय भी साहस नहीं छोड़ती और धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की कठिनाई को सहजता से स्वीकार करती हैं। साथ ही प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा उनके व्यक्तित्व को और भी सुंदरता से प्रस्तुत करता है। यात्रा के दौरान उनके भावनात्मक क्षण, जैसे कि गंगा के किनारे ठंडी हवा का स्पर्श या बादलों के बीच हिमालय के दृश्य को निहारना, उनकी संवेदनशीलता और सौंदर्य प्रियता को उजागर करते हैं। वे अपनी यात्रा में अन्य सहयात्रियों के साथ भी संबंध बनाती हैं और एक उत्सुक पर्यटक की तरह हर पल का आनंद उठाती हैं। 2 गाइड। इस यात्रा में गाइड का चरित्र भी महत्वपूर्ण है, जो लेखिका के साथ साथ चलकर उन्हें स्थान पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी देता है। गाइड का ज्ञानवर्धक और सरल तरीके से जानकारी देना उनके चरित्र को विश्वसनीय और सहायक बनाता है। गाइड न केवल स्थानों के बारे में बताता है, बल्कि उन्हें पौराणिक कथाओं से जोड़कर भी उनकी महत्ता समझाता है, जैसे कि व्यास गुफा से निकलने वाली नदी या पांडवों से जुड़े हुए स्थानों का उल्लेख। इस तरह गाइड का चरित्र एक शिक्षित और अनुभवी व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है, जो यात्रा के दौरान लेखिका और अन्य यात्रियों के मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य सहयात्री। यात्रा में विभिन्न सहयात्रियों का वर्णन लेखिका ने छोटे-छोटे अंशों में किया है। इनमें कुछ यात्री अलग-अलग साधनों से यात्रा करते हैं, जैसे कि घोड़े, पालकी या पैदल चलने वाले लोग। मुंबई से आए यात्रियों के परिवार, हैदराबाद से बंगाली घोष परिवार, निमाड़ के पति-पत्नी और बच्चे, और अन्य यात्री अपने अपने तरीके से यात्रा कर रहे हैं। इन पात्रों का उल्लेख पाठक के समक्ष उस जनसमूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो भारत में धार्मिक यात्रा के प्रति अत्यधिक भावनात्मक और धार्मिक आस्था रखता है। ये पात्र एक साधारण भारतीय यात्री का प्रतीक हैं, जो हर प्रकार की कठिनाई के बावजूद अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। 4 प्रकृति। यात्रा वृत्तांत में प्रकृति को भी एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, ग्लेशियर और घाटियाँ अपने आप में यात्रा के सजीव पात्र बन जाते हैं। लेखिका ने अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी जैसी नदियों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन्हें वे अपने सहयात्रियों की तरह अनुभव करती हैं। चौखंभा, मेरु पर्वत
और हिमालय की भव्यता को उन्होंने एक भावनात्मक दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया है। प्रकृति का यह चरित्र उनकी यात्रा में अनेक रंग भर देता है, जो कभी कठिनाई का प्रतीक बनती है तो कभी एक सुंदरता और प्रेरणा का स्रोत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।